हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस डिस्कशन में जहां हम बात करेंगे पिछले एक हफ्ते के अंदर जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ रही उनके बारे में। आज जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बात करता है एक पोर्ट के बारे में, मुरामांस्क पोर्ट। सवाल ये है कि मुरामांस्क पोर्ट हमारे लिए क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें लोकेशन पता होनी चाहिए? शायद नहीं, पर जिस वो रीजन में है वहाँ की जो पॉलिटिक्स है ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है हमारे लिए। पहली चीज़, मुरामांस्क पोर्ट कहाँ पर है और क्यों रेलेवेंट है? यूक्रेन रशिया की जो वॉर है काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, ये उसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोर्ट असल में एक ऐसा पोर्ट है जिसके थ्रू रशिया अपना मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड आज के टाइम में कर रहा है। याद रखिए, रशिया एक ऐसा देश है जिसके पास जितने पोर्ट्स हैं वो मेजरली उनमें से उसके पास एक वार्म वाटर पोर्ट अच्छा खासा नहीं है। वार्म वाटर पोर्ट का मतलब होता है ऐसा पोर्ट या ऐसा बंदरगाह जो साल भर ऑपरेशनल हो। रशिया की लोकेशन ऐसी है, अगर आप दिमाग लगाओ सोचो कि आर्कटिक के आसपास रशिया है, जो हम मैप में आगे देखेंगे भी, वहाँ पर अक्सर जो है वो पोर्ट है वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि बर्फ, वहाँ अक्सर बर्फ जम जाती है, जो फ्रीज हो जाता है वाटर आसपास। अगर किसी पोर्ट के आसपास का पानी जम जाएगा तो वहाँ शिप्स जा ही नहीं पाएंगे, ट्रेड नहीं हो पाएगा। इसीलिए रशिया हमेशा कोशिश करता है कि उसको किसी तरह ऐसे पोर्ट मिल जाए जो साल भर ऑपरेशनल हो। इसीलिए अक्सर आपको दिखता है कि वो अक्सर या तो हमला यूक्रेन पे कर रहा है या किसी देश पे कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं रशियन बेयर ऑलवेज वार्म वाटर्स, हमेशा एक गर्म पानी की तलाश में रहता है। रशिया को हम बेयर के रूप से अक्सर कहते हैं कि रशिया इज लाइक अ बेयर, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज का वो देश है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम जो कार्गो है मुरामांस्क पोर्ट का वो इंडिया ही गया है इस बार, जो कि मॉस्को से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक पोर्ट है, जहाँ से जो मेजॉरिटी ऑफ रशिया का नॉर्दर्न इलाका है वहाँ से जो भी ट्रेड होता है वो इस रूट के थ्रू होता है और वहाँ मैक्सिमम मूवमेंट इंडिया की तरफ से हुई है। इस पोर्ट की खासियत क्या है? ये पोर्ट जिस जगह पे लोकेटेड है उस जगह को, उस समुद्री रूट को हम कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट, NSR। नॉर्दर्न सी रूट, भाई क्या खास बात है इस रूट की? तो याद रखिए, नॉर्दर्न सी रूट लगातार न्यूज़ में रहने वाला है। मुरामांस्क पोर्ट नॉर्दर्न सी रूट पर ही पड़ता है, उसके साथ इंडिया का ट्रेड बहुत हो रहा है उस रूट के थ्रू। क्या है ये रूट, ये जानते हैं पहले। देखिए, ये है मुरामांस्क पोर्ट, यहाँ पर ये अवस्थित है। ये रहा मॉस्को, ये ऊपर यहाँ मुरामांस्क पोर्ट है जिसके थ्रू मैक्सिमम ट्रेड यहाँ से हो रहा है। अब ये जो इलाके आपको आसपास दिख रहे हैं ना, ये अक्सर बर्फ से जमे हुए होते हैं। तो अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है। तो यहाँ जो आर्कटिक रीजन हमेशा जमा हुआ रहता था वहाँ पे अब रास्ते बनने लग गए, वहाँ बर्फ थोड़ी सी वो पिघलने लग गई और बर्फ की परत थोड़ी पतली हो गई। और उतनी पतली बर्फ को उनके जो आइस क्रशर्स है जो रशिया के, अब उसको तोड़ के वहाँ से रास्ता बनाते हैं शिप्स का जाने के लिए। तो ये एक नया रूट बना है जिसके थ्रू इंडिया में भी अब काफ़ी व्यापार होने लग गया है। और रशिया चाहता है नॉर्दर्न सी रूट अच्छी तरह से कामयाब हो जाए, ताकि उसके पास फिर देखिए यहाँ पर रूट ही रूट है ट्रेड करने के। चाहे जापान जाना हो तो आप इधर से जा सकते हो, चाइना जाना हो इधर से जा सकते हो, इंडिया आना हो अब यहाँ से आ सकते हो, ये रास्ते खुल जाएंगे। और यहाँ जो पोर्ट है भी मुरामांस्क है। तो नॉर्दर्न सी रूट एक ऐसा सी रूट है जो यूरेशिया के वेस्टर्न पार्ट को एशिया पैसिफिक से जोड़ता है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का वो हिस्सा रशिया का जो इस इलाके में है, ये इसको आप इधर के थ्रू इंडो पैसिफिक से जोड़ पाओगे। वरना जो नॉर्मल रूट होता था वो उनको मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरना पड़ता था। आमतौर पर जो रूट होता था वो रशिया का बहुत लंबा रूट पड़ता है, आपको नीचे से घूम के जाना पड़ता है। तो उस रूट से बचाने के लिए नॉर्दर्न सी रूट बनाया जा रहा है। क्या है नॉर्दर्न सी रूट? जो आर्कटिक के आसपास से गुजरता है, जो कि नॉर्मली बर्फ जहाँ जमी रहती थी वहाँ पर अब वो ओपन हो जाएगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इवन इकोनॉमी के लिए भी। IR और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है कि मुरामांस्क पोर्ट या जो नॉर्दर्न सी रूट नया डेवलप हो रहा है उससे रशिया के पास और आसानी होगी व्यापार करने की। तो नॉर्दर्न सी रूट खुलने के बाद होगा ये कि एक नया 5600 किलोमीटर रेंज का रूट खुलेगा जिसमें कि आर्कटिक ओशन के सारे जो सीज है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक में कौन से सीज आते हैं। कारा सी कहाँ पर है, ईस्ट साइबेरिया कहाँ पर है, लाप्तेव कहाँ पर है, चुकीची कहाँ पर है, ये जो 3-4 नाम है, ये सीज कहाँ पर है आर्कटिक में। एक बार आपको याद आ गया तो आप इसको आसानी से, अगर प्रीलिम्स में कभी एलिमिनेट करना पड़ा तो आप कर पाएंगे। ये साल भर आइस बाउंड रहते हैं। अब इसको तोड़ने के लिए ये एक FSUE एटम फ्लोट नाम का एक रोसतम का एक फ्लीट ऑपरेटर है। न्यूक्लियर पावर्ड ये आइस ब्रेकर होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, बर्फ को तोड़ते हैं। ये रूट यहाँ से बनाने की कोशिश है। तो जब हम नॉर्दर्न सी रूट की बात कर रहे हैं, आर्कटिक के समुद्र यानी व्हाट आर द सीज ऑफ आर्कटिक ओशन, कारा, लाप्टेव, ईस्ट साइबेरियन, चुकची, जब ये कर ही रहे तो ये भी बताओ भाई कौन सी कंट्रीज है आर्कटिक के रीजन में। तो यहाँ आपको दिखती है आर्कटिक सर्कल में कौन सी कंट्रीज आती हैं। क्या अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक कंट्रीज? यस इट इज़। यहाँ देखिए, अलास्का का रीजन जो है पहले रशिया के पास था, फिर रशिया ने इसको एक व्यापारी को बेच दिया था जो बाद में अमेरिका का पार्ट बन गया ये। तो कनाडा, अमेरिका, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क भी इसका पार्ट है। डेनमार्क कैसे इसका पार्ट है भाई? क्योंकि डेनमार्क का ही आइसलैंड है, और ये डेनमार्क का ही आपका ग्रीनलैंड का पार्ट है।
और आइसलैंड का भी एक द्वीप यहाँ पर आता है, तो कभी कभी उसको भी इसमें देख के देखा जाता है एज अ आर्कटिक कंट्री। तो आर्कटिक सर्कल की कंट्रीज कौन कौन सी आपने समझ लिया। अब आप गौर से समझिए, आर्कटिक सर्कल के अंदर ही ये आपका पोर्ट है मुरामांस्क। अब खास बात एक और है, ये मुरामांस्क जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्री यानी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के आसपास पड़ता है। और यहाँ आसपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका गैस फील्ड भी है, ये रहा आगे कारासी। इसकी खासियत क्या है कि इंडिया के लिए इस रूट से ट्रेड बढ़ने की संभावना है, और इसी को ग्रो करने के लिए, नॉर्दर्न सी रूट डेवलप करने के लिए उनका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट और है रशिया का, उनके फार ईस्ट में यानी उनके बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में, उसका नाम है व्लादिवोस्तोक। वहाँ से भी इंडिया ने एक नया रूट डेवलप किया है ट्रेड का, इसे कहते हैं व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई का रूट। यहाँ से ये रूट इंडिया को कनेक्ट करता है यहाँ से यहाँ तक। जो जब पिछले 2-3 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर गए थे रशिया वहाँ के एक समिट में, तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक के बीच में सी रूट डेवलप किया गया था, यहाँ से भी व्यापार होगा। तो अब हम देख रहे हैं नए नए रूट बनते हुए। ये तो हो गया न्यू, जो हमारा एक नया नॉर्दर्न सी रूट बन रहा है वो रूट। नॉर्मली क्या रूट होता था, नॉर्मली रशिया का देखिए कंट्री है, इनके पास ओशन का रास्ता बहुत कम है। जो भी ओशन का रास्ता है ना यहाँ से आता है मेडिटेरेनियन सी के आसपास, और मेडिटेरेनियन सी के आसपास यहाँ जितनी कंट्रीज हैं, टर्की को ले लो, यूके को ले लो, यूके तो हालांकि बाहर हो गया, यूरोप की जितनी कंट्रीज है वो सारी नेटो की मेंबर है। नेटो एक ऐसा ग्रुप है जो अमेरिका के मित्र राष्ट्रों का संघ है, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो असल में यूएसएसआर और रशिया को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया था। तो इस रीजन में एंट्री बहुत मुश्किल होती है रशिया के लिए, अगर युद्ध हो जाए तो उनका शिप मूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो चाहते थे नया रूट डेवलप करना। अब एक बार ये रूट डेवलप हो गया नॉर्दर्न सी रूट, तो काफ़ी आसानी से वो व्यापार कर पाएंगे। यहाँ व्लादिवोस्तोक है जिसके साथ चेन्नई की बात हो रही है, ऊपर आपका जो हमने बात की, कौन से पोर्ट की बात की हमने, एक और जो अभी इंडिया डेवलप कर रहा है मुरामांस्क पोर्ट। इंडिया डेवलप नहीं कर रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड बहुत डेवलप कर रहा है। मुरामांस्क पोर्ट यहाँ ऊपर आपका सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास, रशिया के आसपास, यहाँ पर आपका मुरामांस्क है, और ये आपका व्लादिवोस्तोक, ये आपने समझ लिया। अब बताइए बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है। बेरिंग स्ट्रेट यहाँ है अलास्का के पास। आर्कटिक कंट्रीज क्या है वो हमने समझ ली। बेरिंग स्ट्रेट क्या है वो हम जान लिया। आर्कटिक ओशन में कौन कौन से सीज है वो हमने समझ लिया। नॉर्दर्न सी रूट क्या है वो हमने समझ लिया। और अभी वर्तमान जो रूट है वो ऐसा है, स्टेट ऑफ मलक्का, सुएज कनाल होते हुए जाता है, मेडिटेरेनियन से पास करते हुए, काफ़ी लंबा रूट है, इसको ही बाईपास करने के लिए नॉर्दर्न सी रूट बनाने की कोशिश की गई है। इससे काफ़ी ज़्यादा जो आपकी शिप से इजीली मूव कर पाएंगे। और इसी पर अब चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है कि लगातार वो अपना स्विस कनाल का रूट छोड़कर नॉर्दर्न सी रूट से ट्रेड करना चाहेगा रशिया के साथ और बाकी देशों के साथ, ताकि जो उसको स्टेट ऑफ मलक्का है इसकी टेंशन ना हो। अगर चाइना इस रूट के साथ ट्रेड करने लग गया, देखिए चाइना कहाँ पर है, ये रहा चाइना, अगर चाइना भी मैक्सिमम ट्रेड इसी रूट के थ्रू करेगा तो उसको ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का वाला जो उसके साथ खतरा है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न सी रूट क्या है, आर्कटिक कंट्रीज कौन कौन सी, हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, तो मुरामांस्क पोर्ट जैसी न्यूज़ में आप समझ जाएंगे क्या है, कैसा पोर्ट जो डेवलप वहाँ से किया जा रहा है रशिया के द्वारा। अब रशिया घूमने के बाद थोड़ा इंडिया आते हैं, और एक हट है येलागिरी हट्स। येलागिरी असल में तमिलनाडु के एक हिल्स का नाम है। येलागिरी हिल्स इज इन तमिलनाडु। येलागिरी हिल्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। वहीं पर कुछ झोपड़ियाँ ऐसी देखने को मिली जो 200 मलयाली वहाँ के जो ट्राइब्समैन है। अब मलयाली मतलब हम आमतौर पे समझते हैं जो केरल के हैं या केरला के हैं, लेकिन यहाँ मलयाली मतलब होता है जो लोग पहाड़ पे रहते हैं। मतलब मलय मतलब होता है हिल और याली मतलब होता है लोग। तो तमिलनाडु के हिली इलाकों में जो जनजातीय समूह के लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं मलयाली। और ये जो मलयाली हैं ये लोग अपनी ट्रेडिशनल हट बना के रहते थे, इसे हम कहते थे येलागिरी हट्स। येलागिरी हट्स अक्सर कहाँ पर हैं, येलागिरी पहाड़ों के आसपास। तो येलागिरी पहाड़ कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। क्यों भाई न्यूज़ में आ गया पॉइंट, क्योंकि ये जो इनकी खास बात ये थी, जो आपको हट्स दिख रहे हैं ना, ये ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखते थे इसको, याद है स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये ज़मीन से ऊपर उठकर ही हट्स बनाए जाते थे ताकि जब टॉरेंशियल रेन हो, ज़्यादा बारिश हो, तो यहाँ से पानी भी निकल पाए और कोई दिक्कत भी ना हो, कोई कीड़े मकोड़े हो, कुछ ना हो। हाइट पे रहता था। यहाँ रेड सैंडलवुड का इस्तेमाल किया जाता था इसको बनाने में। तो काफ़ी कीमती ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं, या जो ये आपको इसमें बने हुए लकड़ी के कुछ गट्ठर दिख रहे हैं, काफ़ी महंगे होते हैं असल में, लेकिन क्योंकि जब जंगलों में रहा करते तो यहाँ ये काम किया करते थे। अब इन सबको पुनर्निर्वासित किया जा चुका है, यानी सॉरी निर्वासित नहीं, रीसेटल किया जा चुका है और इनको सरकार फंडिंग देती है। तो याद रखिए येलागिरी हट्स कहाँ पर है, येलागिरी हिल्स कहाँ पर है, कहाँ है, तो तमिलनाडु में। मलयाली ट्राइब्समैन का नाम है, ना कि मलयाली केरला के लोगों का। जो लोकेशन है ये रही येलागिरी वाली हिल्स की, कहाँ पर है, इस मैप से आप समझ रहे होंगे भाई किस जगह ये लोकेटेड है, क्यों ये रेलेवेंट है और न्यूज़ में क्यों रह रहा है। ये बात हो गई, हमने समझ ली। अब एक और जब हम यूक्रेन की बात करते हैं, एक और चीज़ वहाँ पर आती है। रशिया के साइड से हमने समझा, अब यूक्रेन की साइड से समझते हैं सुलिना चैनल को। सुलिना चैनल कहानी ऐसे है कि यूक्रेन से बहुत ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट होता था, रशिया से भी एक्सपोर्ट होता था। यूक्रेन अपने आप को, हालांकि यूक्रेन को सही में कहा जाता है कि यूरोप का वो एक ब्रेड बास्केट है। यूरोप का मैक्सिमम जो ब्रेड है वहीं बनता है और कई चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते हैं, वीट वगैरह। तो इसको लेकर अक्सर उनकी रशिया के साथ जंग हो गई। तो यूक्रेन का मैक्सिमम जो व्यापार है वो किस रूट के थ्रू होता है, वो होता है ब्लैक सी के थ्रू।
हमने इसे बार बार समझाया, आई होप आपको पता हो ब्लैक सी का इलाका। तो ब्लैक सी से वो मैक्सिमम जो उनका रूट है वो पास होता है। अब ब्लैक सी से जब रूट पास होता है इनका, तो वहाँ पर रशिया ने कर दिया अटैक। रशिया ने ब्लैक सी एक तरह से इनके लिए ब्लॉक कर दिया। तो क्योंकि यहाँ का जो गेहूं है बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी देशों के लिए, तो इसीलिए एक ब्लैक सी ग्रेन डील हुई थी। ब्लैक सी ग्रेन डील बनाई थी यूएन और टर्की ने। इसके तहत क्या हो रहा था कि जो यूक्रेन के कार्गो शिप्स थे उनको फ्री पैसेज दिया जाएगा ओडेसा, चोरोमोस्की और पिपदेनी के जो इलाके हैं, इसके जो शिप्स है जो भी यहाँ से अगर अनाज लेके गुजर रहे हैं तो उनको फ्री पैसेज दिया जाएगा। तो ग्रेन की डील थी, अगर आप कोई भी अनाज लेके जाओगे तो उसको फ्री पैसेज और सेफ पैसेज दिया जाएगा जब युद्ध की स्थिति बनी हुई उस स्थिति में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस वीट की यूरोप की कंट्रीज़ को और बाकी देशों को भी। तो ये ब्लैक सी ग्रेन डील की गई थी। लेकिन हुआ ये कि रशिया वहाँ पर लगातार प्रॉब्लम करने लग गया, तो इन लोगों ने एक नया रूट बनाया है जिसे हम डॉनबी नदी जो है वहाँ के आसपास से इन्होंने एक नदी के थ्रू ही एक जो हम रिवरन रूट कहते हैं वो डेवलप किया है। उसका नाम है सुलिना चैनल। इससे वो बिना रशिया के दबाव में आए हुए वो अपने शिप्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि रशिया बाद में इस ब्लैक सी ग्रीन डील से हट गया था। उसका कहना था कि हम नहीं मानते, इनके शिप्स जाएंगे हम उसे तबाह कर देंगे, तो वो उससे हट गए थे। तो तब जाकर सोचा यूक्रेन ने क्यों ना एक नया रूट डेवलप किया जाए जो है डानबी डेल्टा के आसपास, जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, वहाँ से रूट डेवलप किया गया। ये नया ट्रेड रूट होगा जो डायनेमिक एक डिस्ट्रीब्यूटरी है सुलिना, उससे वो जो वहाँ के बड़े बड़े पोर्ट्स हैं यूक्रेन में, वो सीधा उस नदी के थ्रू यूरोप तक अपना अनाज या अपनी शिप्स को पहुंचा पाएंगे। तो एक तरह से एक रिवरन एक्सप्रेस वे बनाया गया, यानी नदी के थ्रू रास्ता। जैसे इंडिया में नेशनल वाटरवे 1, वाटरवे 2, वाटरवे 3, वाटरवे 4 डेवलप कर रहा है। गंगा की बात कर लें, हम सरिया दुबरी का रूट बात कर लें या ब्रह्मपुत्रा की बात कर लें, तो कई रूट इंडिया भी डेवलप कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर सुलिना चैनल जो है वो यहाँ के डायनेबी की एक जो ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो यूक्रेन से ग्रेन्स है वो आसानी से एक्सपोर्ट किए जा सकें। तो ये क्या था, आई होप आपको पता लग गया। डॉनबी कहाँ पर है ये भी आपको पता लग गया। ब्लैक सी ग्रेन डील किसके किसके बीच हुई थी, टर्की और यूएन ने कराई थी, ताकि यूक्रेन के शिप्स बिना रशियन अटैक के गुजर पाए, और अब उससे वो रशिया पीछे हट गया। तो ये सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से ये डील बहुत इंपॉर्टेंट थी। कहाँ पर, सुलिना चैनल के आसपास। अब आप लोगों में से कुछ को कन्फ्यूजन होगा कि भाई चलो एक बार सुलिना चैनल दिखा दो सर, वो रिवर कहाँ से बहती है, तो वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये रिवर है डायनेबी की जो रिवर है, ये बहती है, मान लीजिए यहाँ से चली म्यूनिक जर्मनी होते हुए पूरे यूरोप को ऑलमोस्ट ही कवर करती है, और मैक्सिमम जो हिस्सा है वो रोमानिया से होकर गुजरता है। और ये मैक्सिमम कंट्रीज जो है सारी नेटो की पार्ट है या अमेरिका के साथ इंक्लाइंड है। तो अगर आप यहाँ से एक रास्ता बना दे तो आसानी से रिवरिंग पूरा रूट यहाँ से गुजरते हुए आराम से गुजर सकता है। इसी तरह से रूट डेवलप किया गया है। नॉर्मली जो रूट है वो ऐसा रूट होता है, ब्लैक सी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये क्रीमिया है जिसके ऊपर रशिया ने 2014 में कब्जा किया था। ये वो इलाका है लुहांस्क और डोनबास का रीजन जो अभी उनके कब्जे में है। ये खार्किव और कीव का इलाका है जिन पर रशिया कंट्रोल अभी यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है और इस इलाके में है। ये जो इलाके हैं जिन पर वो कब्जा कर रहे हैं उन्हें हम डोनेस्क या डोनबास कहते हैं, और क्रीमिया पे तो पहले से उनका कब्जा है। तो लुहांस्क डोनबास के रीजन पे मैरियोपोल में युद्ध हुआ था, आपको पता है। खार्किव ये वो इलाके थे जहाँ काफ़ी विवाद हुआ था। कीव यूक्रेन की राजधानी है, इन इलाकों की बात है। तो नॉर्मली ये ब्लैक सी है, यहाँ से रास्ता गुजरता था। अब ये क्रीमिया उनके कंट्रोल में है, तो अगर आप ब्लैक सी से कोई शिप लेके जाओगे तो रशिया पे अटैक कर देगा। तो उससे बचने का तरीका है कि भाई यहाँ आने की बजाय आप इधर से एक रोमानिया होते हुए अपना शिप लेके चले जाओ, अपने रोमानिया के रिवर के यूज़ कर पाओ डायनेबी का, ताकि आप जो यहाँ पर आपको जो भी अपने ग्रेन्स बेचने वो आप लेके। और क्लैरिटी अगर चाहो तो यहाँ से देख लो कि भाई ये आपका पोर्ट ऑफ सुलिना है। यहाँ से अपने रिवर में लेके डॉनबी रिवर होते हुए यहाँ से आप पोर्ट इस्माइल का इस्तेमाल करते हुए पोर्ट रेनी होते हुए पूरे डॉनबी में चले जाओगे और पूरा का पूरा हिस्सा आपका कनेक्टेड हो जाएगा। तो देखिए ये रहा सुलिना चैनल, ये रिवर का रास्ता है। यहाँ से आप गए, यहाँ से होते हुए आप इस डॉनबी में घुस गए और पूरा का पूरा आप फिर रोमानिया होते हुए आप जहाँ जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तो ये रूट है सुलिना चैनल। कहाँ पर अवस्थित है? रोमानिया के पास पड़ता है, रोमानिया में है ये, यूक्रेन में नहीं है, ब्लैक सी के पास है, डॉनबी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी की तरह है ये। तो इसके इस्तेमाल करना, ना कि ब्लैक सी का इस्तेमाल करना, ये यूक्रेन करेगा ताकि जो अनाज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाए। ये कहानी हो गई हमारे सुलिना चैनल की। कहाँ पर है ये हमें पता लग गया, रोमानिया में। और हमने देख लिया डॉनबी रिवर के बारे में, कहाँ से जाती है, कहाँ तक जाती है, कौन कौन सी कंट्रीज़ का पार्ट है यूक्रेन के आसपास। हमने ब्लैक सी का हिस्सा भी देख लिया। तो ये वो चीज़ें हैं, और इसीलिए रशिया लगातार दबाव बनाती है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन ने इसका एक नया रास्ता ढूंढा है सुलिना चैनल के थ्रू। तो हर देश कोशिश ये करता है कि अपना रिस्क कम करे और बाकी इलाकों से वो जाने की कोशिश करे। इसके अलावा एक जो रिसेंट जगह न्यूज़ में थी वो थी मिनामाटा। हाल ही में 6ठी वर्षगांठ हुई है मिनामाटा कन्वेंशन की। मिनामाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो ये एक कन्वेंशन है मरकरी के ऊपर।
जिसे हम पारा कहते हैं हिंदी में, ताकि मरकरी का इस्तेमाल कम किया जाए। मरकरी को एक कन्वेंशन के तहत मरकरी से मुक्ति दी जाए, ताकि जो मिनामाटा डिजीज़ फैलती है मरकरी के संक्रमण से, यानी मरकरी अगर आपके शरीर का पार्ट में कहीं से भी एंटर कर जाए या किसी केमिकल के थ्रू या किसी और तरीके से, तो वो ऑलमोस्ट विकलांग बना देती है व्यक्ति को। तो उससे बचाने के लिए मिनामाटा कन्वेंशन बनाया गया था, जिसके तहत ये कमिट किया गया था कि मरकरी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं उनकी पूरी, जिसे कह सकते हैं, उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी और मरकरी के पोल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात तो अच्छी है, मिनामाटा डिजीज़ भी हमने समझ ली, पर मिनामाटा प्लेसेस न्यूज़ में कैसे आ गई? असल में मिनामाटा एक जगह है जो कि जापान में है। यहाँ आपको दिख रहा है मिनामाटा एक जगह है जहाँ पर ब्राज़ील, जो जापान में है, यहाँ पर एक बहुत सारी मरकरी पे काम करने वाली फैक्ट्रीज हुआ करती। तो इधर आसपास की जो रिवर है, जो सी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल गया था ओशन वाटर्स में, समुद्री इलाकों में, जिसकी या सी वाटर में, जिसकी वजह से वहाँ की जनरेशन्स पूरी तरह विकलांग हो गई। काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था जापान की जनरेशन्स के ऊपर जो ये मरकरी का पॉल्यूशन हुआ था इसकी वजह से। तो वहाँ मिनामाटा में जो तबाही देखी गई उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा बोला गया कि हम इंश्योर करेंगे कभी ऐसी डिजीज़ और ना फैले, इसीलिए हमारा ये मिनामाटा कन्वेंशन हुआ। और मिनामाटा की 7वीं वर्षगांठ है कन्वेंशन की ऑन मरकरी। किस चीज़ के ऊपर है? मरकरी के ऊपर है। मिनामाटा कहाँ है? जापान में है। तो जो मरकरी का हार्मफुल इफेक्ट है उसको कम करने के लिए किया गया था ये, और ये ग्लोबल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है। कब आया था? 16 अगस्त 2017 को, तो रिसेंट है। 16 अगस्त से याद है, 15 अगस्त को हमारा स्वाधीनता दिवस था। 15 अगस्त को एक और चीज़ हुई थी, क्या? ऑस्ट्रेलिया का नाम आप लोग लेंगे, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तालिबान की। तालिबान भी आज से 2 साल पहले 15 अगस्त को ही आके कब्जा करके बैठ गया था अफगानिस्तान में। और 16 अगस्त को 7वां वर्षगांठ होता है मिनामाटा कन्वेंशन का। आप इसको तरह भी याद कर सकते हो। मिनामाटा कहाँ है? जापान में। क्यों न्यूज़ में है ये आपने समझ लिया। मिनामाटा जगह की रेलेवेंस, वहाँ पर मरकरी को लेकर ये विवाद हुआ था। आई होप यू आर क्लियर। नाउ वी मूव ऑन। अगला टॉपिक है लेक टिटिकाका के बारे में। लेक टिटिकाका कहाँ अवस्थित है? तो ये एक नया यहाँ देखा गया कि ये जो लेक है इसमें पानी की जो है लेवल वो बहुत कम हो गया है। ये असल में बोलिविया और पेरू के आसपास ये लेक है, और दुनिया इनका जो लोएस्ट रिकॉर्डेड टाइम था 1996 के, उसके आसपास पहुंच रहे हैं। हमें कितना वाटर लेवल था ये रेलेवेंट नहीं है, पर ये लोकेशन कहाँ है? लेक टिटिकाका कहाँ पर है? तो बोलिविया और पेरू के आसपास। जब आप साउथ अमेरिका या ये लैटिन अमेरिका का हिस्सा कवर कर रहे हो ना, अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये देख लें कि भाई आज कवर करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड ब्लॉक यहाँ आसपास में है, क्या इनकी रेलेवेंस है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो के क्वेश्चंस आपको याद है? चाइना में कौन सा तूफान आया था, टाइफून कौन सा आया था, क्या क्या हुआ था? चलो नहीं याद तो कुछ चीज़ें वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले साउथ अमेरिका की चीज़ों को समझते हैं, क्या क्या कहाँ चीज़ें हैं। तो लैटिन अमेरिका में ट्रेड ब्लॉक्स असल में 3 हैं प्रोमिनेंटली। एक है आपका मर्कोसर। मर्कोसर में आपके ब्राज़ील है, पैराग्वे है, उरुग्वे है और अर्जेंटीना है। वेनेजुला भी कभी इसका पार्ट हुआ करता था, जिसको बाद में क्या किया गया, बाद में इसको यहाँ से हटा दिया गया। क्या कि भाई नहीं, आप जो है वो उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन भी लगा दिया और कहा कि नहीं, आपके साथ हम इस ग्रुप में व्यापार नहीं करेंगे। तो जो मर्कोसर है, मर्कोसर ये कॉमन मार्केट, जैसे यूरोपियन यूनियन है या जैसे आसियान है, वैसे एक कॉमन मार्केट है। इनमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल भी है, इन लोग भी आ जा सकते हैं और व्यापार भी मुक्त है। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील, ये इसका पार्ट है। और अर्जेंटीना ब्राज़ील 2 मेजर कंट्रीज हैं, फिर उरुग्वे पैराग्वे 2 कंट्री हो गई। क्या बोलिविया इसका पार्ट है? नहीं। क्या पेरू इसका पार्ट है? नहीं। तो भाई बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ कहाँ जाएंगी? तो इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, इसे कहते हैं हम पैसिफिक अलायंस। तो अब देखो पैसिफिक अलायंस में कौन कौन है? कोलंबिया है, पेरू है, चिले है और मेक्सिको है। हमें पता है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे, तो हमारे उरुग्वे और पैराग्वे तो अलग बन गए, वो अपना अलग बना के बैठ गए। कौन सा? मर्कोसुर। इन लोगों ने अपना बनाया पैसिफिक अलायंस। कौन कौन है इसमें? मेक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिले। बाकी जो कंट्रीज इस रीजन में कुछ रह रही हैं, जैसे बोलिविया की बात कर लो या इक्वाडोर की बात कर लो, ये बेचारी कहाँ जाएंगी? या निकारागुआ की बात कर लो, ये बेचारी कहाँ जाएंगी? तो इन लोगों ने कहा कि भाई इन 2 ग्रुप तो ऑल हो गए। कौन कौन से? पैसिफिक अलायंस और मर्कोसर। ये 2 बड़े ग्रुप हैं यहाँ पर जो एग्जिस्ट करते हैं। पैसिफिक और मर्कोसर में कौन कौन सी कंट्री, ये डिफरेंशिएट करना सीख लो। मैप के साथ काफ़ी आसानी से आप ऐसा कर सकते हो कि अगर हम देखें तो जैसे मर्कोसर हमने देखा, यहाँ ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है, उरुग्वे है। ये हो गई आपकी मर्कोसर। बाकी आपका पेरू, चिले, मेक्सिको, कोलंबिया, ये आपका पार्ट बन गया पैसिफिक अलायंस का। बाकी जो कंट्रीज बची, इन्होंने एक ALBA बना रखा है, बोलिवियन अलायंस फॉर द पीपल्स ऑफ अमेरिका। इसके अंदर जो कंट्रीज बच गए ना यहाँ वाली, जैसे वेनेजुला,
बोलिविया, इक्वाडोर, यहाँ इक्वाडोर है, ठीक है, और ऊपर आपकी निकारागुआ, और उधर से क्यूबा। यानी जो अमेरिका विरोधी शक्तियां हैं या जिनको इन लोगों ने अपने साथ नहीं रखा, उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए ALBA कहाँ पर है, तो वो साउथ अमेरिका में, उसका कौन कौन पार्ट है, तो निकारागुआ, क्यूबा, वेनेजुला और बोलिविया। पैसिफिक अलायंस किसके इसके बीच में है, मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिले के बीच में। मर्कोसर किसके किसके बीच में है, तो ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ठीक है। मर्कूसर में पहले वेनेजुला भी था, उसे सस्पेंड कर दिया गया 2016 में। तो ये आप समझ गए, पैसिफिक अलायंस, मर्कूसर और ALBA यानी बोलिवियन अलायंस फॉर पीपल्स ऑफ अमेरिका, ये आप समझ गए। तो लैटिन अमेरिका के ट्रेड ब्लॉक्स अगेन देख लेते हैं क्या क्या है। एक हमारा पैसिफिक अलायंस, ALBA, और बाकी इधर बच गए हमारा 1 2 3 4, ये हमारे हैं कौन से, ये हमारे हैं मर्कोसर, ठीक है। मर्कोसर काफ़ी सक्सेसफुली एक ट्रेड ग्रुप बन रहा है। पैसिफिक अलायंस और ये जो आपका ALBA है, ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक बार पता लग गया कौन सी कंट्री कहाँ सिचुएटेड है। पैटागोना का डेजर्ट कहाँ, बताइए मुझे। क्या चिले जो है वो एक रेन शेडो जोन में आता है, यानी पैटागोनिया कहाँ पर है, कहाँ पे डेजर्ट है उसका, ठीक है। ज्योग्राफी हमने देखा होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस करना है। पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, एक अलायंस डिस्कस किया। एक देश जो साउथ अमेरिका के, वो साथ आए थे डिफोरेस्टेशन रोकने के लिए, उसकी बात हमने की थी, जिसे हमने नाम लिया था बेलम डिक्लेरेशन। वो किन देशों के बीच हुआ था, किससे रिलेटेड था बेलम डिक्लेरेशन, अमेजोन के रेन फॉरेस्ट से। तो एक बार वो भी रिवाइज कर ले, बेलम डिक्लेरेशन कहाँ में है, जिनमें आपकी कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरिनाम, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राज़ील, ये इसका पार्ट है। ताकि अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO, इन्होंने मिलके बेलम डिक्लेरेशन किया था कि भाई हम रेन फॉरेस्ट, जो अमेजोन के आसपास की जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनको बचाएंगे। ये उससे रिलेटेड चीज़ थी। आई होप ये आपको अब याद आ गई होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने एक हिल्स के बारे में पढ़ा, और उस हिल्स पे जो ट्राइब्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ा। क्या नाम था उनका भाई, कौन से हिल्स और कौन से ट्राइब के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ याद है। येलागिरी के बारे में, येलागिरी हट्स के बारे में पढ़ा था, येलागिरी हिल्स के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर कौन से लोग रहते थे, मलयाली पीपल। मलयाली यानी वो मलयाली नहीं जो केरला के हैं, बल्कि वो लोग जो तमिलनाडु में रहते हैं और हिल में निवास करते हैं। इनकी हट्स के बारे में पढ़ा था, जो कहाँ है, येलागिरी हट्स के आसपास। इससे रिलेटेड एक और चीज़ जो तमिल की हमने पढ़ी थी रिसेंटली, वो था एक मैन्युस्क्रिप्ट ज्ञाना मयूराची, जो मिली थी एक अर्मीनियन मोनेस्ट्री में, जो कि नॉर्थ इटली में था, ठीक है। ये हमने हाल में पढ़ा कि भाई क्या मिला हमें, ज्ञाना मयूराची, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो उससे रिलेटेड चीज़ें हमें थोड़ी सी याद हो गई, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। आगे एक और जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो थी पापा न्यू गिनी और पोर्ट मॉस्बी, जहाँ पर इंडिया के शिप्स गए थे। सह्याद्री और INS विशाखापट्टनम फिर न्यूज़ में थे, इसलिए मैं इसको ले आया कि फिर क्या है, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, इनके बीच के संबंध ग्रो करने की कोशिश है। तो ये हम समझ गए। अब मेरा आपसे सवाल होगा कि हमने पिछले वीडियोस में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उनके नाम क्या क्या थे। जो टाइफून चाइना में आया था उसका नाम क्या, उसका नाम था डॉक्सुरी। बीजिंग में आया था, बहुत तबाही मची है बीजिंग में। इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें और डिस्कस की थी। क्या क्या डिस्कस की थी हमने इसके अलावा ये डिस्कस किया था कि कौन से बॉर्डर्स हैं, उनका क्या नाम है। तो एक रेड क्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन लाइन है इंडिया चाइना के बीच में, ड्यूरन लाइन है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। और एक चीज़ जो हमारी पिछले वीडियोस में एक और हमने समझने की कोशिश की थी कि भाई कहाँ से बेबिनका चीज़ की बात होती है, बेबिनका कहाँ से आया, क्या है बेबिनका। बेबिनका असल में गोवन एक क्या चीज़ थी, मिठाई थी, बेबिनका डेजर्ट, जिसको GI टैग मिला था। ये भी हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कोकोज आइलैंड कहाँ पर है, कोकोज आइलैंड कन्फ्यूजन होता है, ये एक ऑस्ट्रेलिया में है, इंडियन ओशन के पास, ठीक है। और एक आपको पता ही है कि हमारा इधर इंडियन ओशन में भी है। इसको हम एक और चीज़ के नाम से जानते हैं, कोकोस, जो केरिंग आइलैंड है, किलिंग आइलैंड है, उसके नाम से केलिंग। फिर अमेरिका के पास भी है। तो ये सब चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी लोकेशंस आती हैं। मेरा अब आपसे सवाल होगा कि मुझे बताइए, आज जो आपने पढ़ा इसमें जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट था उसका नाम क्या था, जो सी है आसपास किसके, आर्कटिक के, उनका नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है, ठीक है। कौन कौन से साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें कि आपको याद आ रही है नहीं आ रही। अगर तुरंत नहीं याद आ रही तो एक बार जाके मैप में देख लीजिए। पर हमारी कोशिश होती है मैप्स के थ्रू ये समझने की कि आसपास का रीजन जो भी है हम वो कवर कर लें। अब एक चीज़ जो रह रही है जरा उसको भी देख ही लेते हैं, जब इतना कुछ कर रहे हैं तो इसे भी क्यों छोड़ें। साउथ अमेरिका आ ही गए तो यहाँ देखिए, यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड होते हैं। फॉकलैंड आइलैंड में जंग हुई थी अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में, ठीक। यहाँ पर एक लोकेशन और जो हमें कर लेनी चाहिए वो है अराउंड यूक्रेन। ये यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, नीचे रोमानिया है,
यहाँ पे आपका नया रूट बनने वाला है। नया जो रूट डेवलप ऑलरेडी किया गया है उस चैनल का नाम क्या है, सुलिना चैनल, जो ब्लैक सी का एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा किसको, तो यूक्रेन को। तो ये थी इस हफ्ते की टॉपिक से न्यूज़। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपके लिए इसमें हेल्प हुई हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS। हैव अ नाइस डे।